प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। 11 बजे शुरू होगी पीएम की मन की बात। लक्ष्मीपुर गांव की करेंगे चर्चा। आज सीबीआई के सामने पेश होंगे सिसोदिया। सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। केजरीवाल जता चुके हैं गिरफ्तारी की आशंका। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और की बड़ी दावा। कहा शिवसेना के विद्रोह पर उद्धव ने की थी सीएम पद की पेशकश। मैंने कहा अब समय बीत चुका है। प्रयागराज में मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या मामले में परिजनों से मिलने पहुंचे सपा विधायक पूजा पाल। परिजनों से हुई नोकझोंक। परिवार वालों की महिलाओं सपा विधायक में हुई कहासुनी। दिल्ली एनसीआर में आज से फिर बड़ी गर्मी। 31 डिग्री तक पहुंचेगा दिन का तापमान। मौसम विभाग ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम करेंगे, जिसमें पीएम मोदी आज लक्ष्मीपुर गांव की चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कोडरमा के वरीय पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बता दें कि कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी भी मन की बात कार्यक्रम सुनेगी। इस गांव ने जल संरक्षण की मिसाल पेश की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम करेंगे, जिसमें इस लक्ष्मीपुर गांव की चर्चा साथ ही करेंगे। यूपी विधानसभा में शनिवार को सीएम योगी की दहाड़ सुनाई दी। ये दहाड़ किसी और के लिए नहीं, बल्कि सपा सरकार के लिए थी। विधानसभा में प्रयागराज हत्याकांड पर सीएम योगी ने जमकर अखिलेश की लताड़ दी, जिस पर अखिलेश यादव तिलमिला उठे। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के प्रयागराज में शुक्रवार को बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके गनर की हत्या से सनसनी फैल गई। एक तरफ जहां विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े किए, तो वहीं योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें माफिया और अपराधियों का सरपस्त घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है, उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जाएगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी भी था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराध
अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। शनिवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया। प्रयागराज में हुए डबल मर्डर मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। थोड़ा भाई कैमरा पीछे थोड़ा कैमरा पीछे पीछे यार करके लिया भाई। हम कैसे भी आपका मोबाइल आ रहा है, मैं सबसे नीचे रखा हूँ। ये नहीं भाई, थोड़ा सा पीछे कर लो यार। ये तुम यार बेल्ट तो पकड़ो। प्रदेश में इस तरह का गोली चलना, बम चलना, गैंगवार की तरह दिखाई देना, ये सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। सरकार के कानून व्यवस्था संभालने की कोई सीमा नहीं बची। ये जो जीरो टॉलरेंस कहते हैं, क्या गोली चलना जीरो टॉलरेंस है? बम चलना क्या जीरो टॉलरेंस है? मुख्य गवाह की हत्या हो जाना, वो अधिवक्ता है, उसको जीरो टॉलरेंस है क्या? और जो सुरक्षा में लगे थे उनकी भी जान चले जाना, बच सकते थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जो इलाज नहीं मिलना, ये है उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस मॉडल। विपक्ष के सवालों के बाद योगी ने जवाब देना शुरू किया। यही नहीं, योगी विपक्ष पर इस कदर बिफरे कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई। सीएम योगी ने कहा कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया है, वो समाजवादी पार्टी से पोषित माफिया है। समाजवादी पार्टी के सहयोग से अतीक अहमद विधायक और बाद में सांसद बना। इस दौरान सीएम ने कहा कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। उन्होंने कहा कि हमने अतीक अहमद की कमर तोड़ने का काम किया है। सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। विधानसभा में सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पेशेवर माफियाओं और अपराधियों की सरपरस्त है। सीएम ने कहा कि इनकी रग रग में अपराध भरा हुआ है, ये बात पूरा यूपी जानता है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि उस माफिया को आपने विधायक बनाया, बाद में सांसद बनाया। आपने पहले अपराधियों को माला पहनाई और अब सदन में दोषारोपण कर रहे हैं। ये चोरी और ऊपर से सीनाजोरी है। योगी ने कहा कि माफिया किसी भी पार्टी का हो, हमारी सरकार उसकी कमर तोड़ने का काम करेगी। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन पेशेवर माफियाओं के सामने पहले की सत्ता सलाम ठोकती थी, आज पूरा देश और उत्तर प्रदेश जानता है कि उन माफियाओं के खिलाफ हमारी सरकार ने ऐसी कार्रवाई की है जो नजीर बनी है। दरअसल उमेश पाल और उसके गनर की हत्या भी तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की तरह ही की गई थी। 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में जीटी रोड पर बसपा विधायक राजू पाल की सरेआम
गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें आरोपी अतीक अहमद था। हत्याकांड का गवाह राजूपाल का करीबी रिश्तेदार उमेश पाल था। ये केस सीबीआई के पास है। शुक्रवार को उमेश पाल इसी केस के सिलसिले में कोर्ट गया था, जहां से लौटते वक्त धूमनगंज इलाके में कार से उतरते वक्त ही हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर और बम फेंककर हत्या कर दी। इसमें उमेश पाल का गनर भी मारा गया। योगी राज में इस तरह हत्याकांड वाकई सरकार को चुनौती देने जैसा है। मृतक उमेश पाल के परिवार ने हत्या के आरोपी अतीक अहमद, उसकी पत्नी और 2 बेटों को बनाया है। पुलिस ने अतीक के दोनों बेटे समेत करीब 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। योगी का कहना है कि दोषी कोई हो बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। चलिए अब दिल्ली से आई एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जब बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिवों की आज बैठक होने वाली है। बता दें कि नड्डा की अध्यक्षता में ये महासचिवों की बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक शुरू होगी और इसके बाद बैठक में आगामी चुनाव को लेकर राजनीति होगी। तो इसी के साथ G20 को लेकर भी महासचिवों की बैठक में चर्चा होने वाली है। की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैठक में आगामी चुनाव को लेकर राजनीति तैयार है। G20 को लेकर भी महासचिवों की बैठक में चर्चा होने वाली है। दिल्ली बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक आज, बता दें कि नड्डा की अध्यक्षता में ये पूरी महासचिवों की बैठक आयोजित की जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू होगी। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर राजनीति तैयार है। साथ ही G20 को लेकर भी महासचिवों की बैठक में चर्चा होने वाली है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है, जहां कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचकर अपने वक्तव्य रख रहे हैं। इसी बीच सोनिया गांधी ने एक बड़ी बात कही, जिससे राजनीति गलियारों में हलचल मच गई। ये रिपोर्ट देखिए। सोनिया गांधी भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम जिन्होंने तमाम विवादों के बीच करीब 20 साल तक कांग्रेस का नेतृत्व किया। तमाम सियासतदानों ने उन पर 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने का आरोप भी लगाया। अब उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की ओर इशारा कर दिया है। फिलहाल वो रायबरेली से सांसद हैं और उनकी राजनीति का ये आखिरी पड़ाव है। अपने अंतिम सियासी सफर के दौरान रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हो सकती है। In 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance and equality. आगे उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और पूरे देश के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। बीजेपी और आरएसएस ने हर एक संस्था पर कब्जा कर लिया है। एक वो दौर था जब सोनिया गांधी ने सियासी सफर की शुरुआत की थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी तूफान मचाए हुई थी। थर्ड फ्रंट की राजनीति भी उफान पर थी। क्षत्रपों के आगे कांग्रेस बेबस दिखाई दे रही थी। ऐसे हालात में सोनिया ने पार्टी की कमान संभालते हुए फिर से कांग्रेस को शीर्ष पर पहुंचाया और 2 बार 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार उनके मार्गदर्शन में शासन करती रही। 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रही।
उसके बाद भी वो अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम करती रही। अब उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया। जो मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या से एक बड़ा मामला जुड़ गया है। बता दें कि सपा विधायक पूजा पाल से परिजनों की नोकझोंक हुई, जिसके बाद 24 घंटे के बाद वहां मिलने पहुंची पूजा पाल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूजा पाल से नोकझोंक परिवार की महिलाओं सपा विधायक में कहासुनी हुई, जिसमें पूजा पाल के रवैये को लेकर नाराजगी जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे के बाद बता दें कि इस मामले में बड़ा किया है, पूजा पाल के रवैये को लेकर नाराजगी जताई गई है। इसके साथ प्रयागराज मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है, जहां सपा विधायक पूजा पाल से परिजनों की नोकझोंक। 24 घंटे के बाद मिलने पहुंची पूजा पाल से नोकझोंक। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली लाल और नीली बत्ती का क्रेज युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। नीली और लाल बत्ती के साथ पुलिस सायरन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि वीआईपी बनने के चक्कर में प्रतिदिन कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। युवाओं द्वारा पुलिस की लाल और नीली बत्ती समेत गाड़ियों में सायरन बजाए जा रहे हैं। थाना कमला नगर क्षेत्र में ये वीडियो वायरल बताया जा रहा है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो तेज रफ्तार अनियंत्रित कार भागवत पंडाल में घुस गई। बता दें कि ढक्हा मजार बढ़िया में ये कार भागवत मंडल में घुस गई। बता दें कि कथा सुन रहे श्रद्धालुओं पर कार चढ़ गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो हादसे में 10 श्रद्धालु घायल हो गए, तो वहीं 4 श्रद्धालु ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक की सिद्धौली स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो इसी के साथ सीतापुर के ढखा मजरा मड़िया का ये घटना बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक की सिद्धौली स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान मौत हो गई। सीतापुर के ढका मजरा मड़िया का ये मामला बताया जा रहा है। सीतापुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार भागवत पंडाल में घुस गई, जिसके बाद ये घटना घट चुकी है। ढका मजरा मड़िया के कार भागवत और भागवत पंडाल में घुस गई, जिसके बाद कथा सुन रहे श्रद्धालुओं पर यह अनियंत्रित कार चढ़ गई। हादसे में 10 श्रद्धालु घायल हैं, तो 4 श्रद्धालु ट्रॉमा रेफर किए गए हैं। आगरा में ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और रेस्पिरेटरी डिजीज द यूनियन साउथ ईस्ट एशिया रीजन के सहयोग से 3 दिवसीय नेटक का शुभारंभ किया गया। इसकी शुरुआत 27 फरवरी से की जा रही है। कार्यशाला का शुभारंभ होटल जेपी पैलेस में 27 फरवरी को शाम 6:30 बजे ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर VM कटोच करेंगे। ताज महोत्सव में शिल्पग्राम के मुक्ताकाशीय मंच पर शुक्रवार की रात कलाकारों ने हिंदुस्तान संस्कृति को अलग अलग रंग में पेश किया। मुक्तकाश मंच पर ताज महोत्सव के 5वें दिन ढोल नगाड़े से अपनी अपने लोक कला का प्रदर्शन करते हुए ओडिशा के छाऊ नृत्य की झलक दिखाई। नृत्य ने दर्शकों को झुमाया, तो सादो बैंड ने लोकगीतों की धुन पर लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। देर रात तक दर्शक सादो बैंड की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति पर झूमते हुए नजर आए। मुक्ताकाश मंच पर शुक्रवार की शाम लखनऊ की सीमा मोदी ने सूफी नृत्य पेश किया। देशभक्ति की झलक पंजाबी लड़कियों ने मंच पर प्रस्तुत की।
बागपत में आज मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे और जिलाधिकारी राजकमल यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत उद्यमियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर सेल्वा कुमारी जे ने कहा कि जनपद में अत्यधिक निवेश होगा तो रोजगार की अपार संभावनाएं होंगी। जिस तरह की सहायता की उन्हें आवश्यकता है वो जिला प्रशासन उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मंडल के हर जनपद में उद्यमियों की समस्या का समाधान कराया जाएगा। फिलहाल बागपत में 5444 MOU साइन कर दिए गए हैं। इस दौरान बैठक में आए उद्यमियों ने अपनी अपनी समस्याओं से कमिश्नर व जिलाधिकारी को अवगत कराया और समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग कही। और आगे जा करके इसी साल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आने वाला है, तो उसमें हम लोगों का ये पूरा प्रयास है पूरे मंडल में जितने भी इंडस्ट्रीज जिन्होंने MOU साइन किया है उनका ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो जाए उसी के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में। थैंक यू। रुड़की के सिविल लाइन स्थित निजी होटल में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। बता दें कि पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए और इसे देवभूमि को मजबूत और सशक्त करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून बिल बेरोजगारों और मेहनती युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पिछले कुछ सालों से कुछ लोग पेपर को लीक कर रहे थे और नौकरियों को पैसे में बेच रहे थे। अब इस कानून से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड का प्रत्येक युवा सीएम धामी को नकल विरोधी कानून लाने पर खुश है। वहीं भारतीय और भर्ती घोटाले के नाम पर कांग्रेस तुच्छ राजनीति कर रही है। जब लगातार जांच और कार्रवाई हो रही है उसके बावजूद सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ये नकल विरोधी कानून पूरे भारत में एक ऐसा सशक्त और मजबूत कानून बना है। इस कानून का अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। इस कानून से राज्य के नौजवान, बेरोजगारों का, युवाओं का, छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। उनके अंदर कोई संशय और भय नहीं रहेगा। उस भय को समाप्त करने के लिए ये कठोर कानून लाया गया है। छत्तीसगढ़ के सक्ती में संत शिरोमणि बाबा गाडगे जी महाराज की जयंती एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न कराया गया। बता दें कि स्वच्छता के जनक कहे जाने वाले संत शिरोमणि बाबा संत गाडगे जी महाराज जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ झेरिया धोबी समाज संभाग बिलासपुर के तत्वाधान में शक्ति के सामुदायिक भवन में बरेठ समाज द्वारा संत शिरोमणि बाबा संत गाडगे जी महाराज की जयंती मनाई गई, जिसे लेकर बाबा जी की पूजा अर्चना कर गाडगे जी के चित्र पर बिलासपुर संभाग के अध्यक्ष श्री रेशन बरेठ और उनकी पूरी टीम ने कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस अवसर पर झेरिया धोबी समाज नहीं बुलाया गया, जिसे लेकर झोरिया धोबी समाज में संभागीय अध्यक्ष रेशन लाल बरेठ ने सामाजिक कार्यक्रम जानबूझकर किसी नेताओं को ना बुलाने की बात कही। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां पर 34 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना का काम कछुआ चाल को भी मात दे रहा है। ऐसे में इस गर्मी में ही जिला मुख्यालय वासियों को जल आवर्धन योग का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि इस योजना का काम पूर्व निर्धारित समय में अनुसार 5 अक्टूबर 2020 तक पूरा होना था, लेकिन 2 साल अतिरिक्त होने के बाद भी जल आवर्धन योजना का काम अधूरा है। फिर भी दावा किया जा रहा है कि आधा से अधिक काम हो चुका है, लेकिन मैदानी स्तर पर काम दिखता नहीं है। इसे लेकर सीएमओ को भी अवगत कराया गया, लेकिन काम में तेजी फिर भी नहीं नजर आ रही है। देखिए, जल आवर्धन योजना का काम जांजगीर में कुल करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना चालू है और 5 अक्टूबर 2018 को इसका कार्यादेश दिया गया था। कार्यादेश के अनुसार 24 माह के भीतर कॉन्ट्रैक्टर को काम पूरा कर लेना था, लेकिन कई कारणों से ये काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। बीच में कोरोना काल रहा है, उसके कारण भी काम प्रभावित हुआ।
वर्तमान में लगभग 65% कार्य जो है इसका पूर्ण हुआ है और ठेकेदार के द्वारा अभी इसमें अतिरिक्त समय वृद्धि की मांग की गई है। नगर पालिका परिषद में वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है और इस समस्या के निराकरण के लिए जल आवर्धन योजना जो बनी हुई है, हसदेव नदी से जांजगीर तक पाइपलाइन के माध्यम से पानी लाना और 2 टंकी का निर्माण करके पूरे शहर में लगभग 90 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाकर घर घर में पानी का सप्लाई किया जाना था। अब इस योजना को 2020 में पूरा हो जाना था। आज 2020 पूर्ण हो चुका है, 2023 में हम आ चुके हैं और आज भी दोनों टंकियों में से एक भी टंकी का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।